न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार हिस्ट्री की कक्षाएं लेने के लिए आया हूं मैं। तो आज हम देखते हैं इतिहास से जुड़े हुए पहलू। सर्वप्रथम इतिहास क्या है। सबसे पहले हमारे मन में ये उभरना चाहिए कि इतिहास क्या है। इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास का यदि हम संधि विच्छेद देखें तो सर्वप्रथम इति प्लस ह प्लस आस है। ठीक है। इतिहास वरना व्याकरण के दृष्टि से देखें तो इति प्लस ह प्लस आस से बनता है। इतिहास अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो हमारे पूर्वज थे उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी गतिविधियां हैं उनका एक अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो कि हम पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों और विदेशी वृत्तांतों के आधार पर हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन है और पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी वृत्तांतों की मदद से समझने का प्रयास किया जाता है। इसका एक विशेष पहलू है निरंतरता और परिवर्तन। जैसे कि हम अतीत में हुए घटनाओं का राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक जो भी पहलू हैं मानवीय गतिविधियों का, उसमें एक निरंतरता और परिवर्तन का एक सिलसिला चलता रहता है हमेशा। जैसे कि कुछ चीज़ें हमें अगर हम अगले काल में जाते हैं किसी एक काल से दूसरे काल में, तो कुछ चीज़ें निरंतर बनी रहती हैं और कुछ चीज़ें परिवर्तन होते रहती हैं। उसे ही निरंतरता और परिवर्तन का गुण बोला जाता है। यह हमें क्या कराता है, इतिहास क्या कराता है, हमें वर्तमान संदर्भों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी गतिविधियों को समझने में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। यह हमें अपने राष्ट्र की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि को या उससे संबंधित नीतियों को बनाने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पिछले जो गलतियाँ की हैं उसे हम दोहरा ना पाएँ। और जैसे हम इतिहास में कुछ अच्छे भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे अशोक का कार्य, अकबर का काल, ये सब जो भी हैं उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध हो गए, भक्ति सुधार आंदोलन हो गए, उनसे हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को जानना आवश्यक हो जाता है अपने जीवन को सही बनाने के लिए, और हमें कुछ गलत होने से रोकता है। इसलिए इतिहास को वर्तमान का आईना बोला जाता है। ठीक है। तो इतिहास को यदि हम कालक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो इस 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहने का तात्पर्य है यह आरंभिक मानव की गतिविधियों का वर्णन कराता है, या हमें आरंभिक मानव गतिविधियों का हमें परिचय कराता है, जिसमें कि हम कालक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो 25 लाख से 10,000 BC इसका कालक्रम है। 25 लाख से 10,000 BC। ठीक है। इसे आद्य ऐतिहासिक का, तो इससे बांटने का जो वो है क्राइटेरिया है तो वो है प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है ना कि जैसे उस समय हमें कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके कारण हमें इसे प्रागैतिहासिक काल में डालना पड़ा, क्योंकि इस समय कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला और सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही निर्भर होना पड़ता है। अब है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, ऐसे इसका विशिष्ट कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि खाद्य संग्राहक से महाजनपद काल के बीच में आने वाले काल को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं सामान्य अर्थ में से, लेकिन इसका कोई सुपरिभाषित भाषा नहीं है। वैसे इसका एक और क्राइटेरिया है जो कि साहित्यिक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, या तो फिर बाद में पढ़ा जा सका है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता तो चित्रात्मक लिपि था वहाँ पे, और 400 से 700 पिक्टोग्राफ हुआ करते थे, और चित्रात्मक रूप में ही अपनी भाषा को समझने का प्रयास किया करते थे, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा की लिपि को या भाषा को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में डाला जाता है। वही है वैदिक सभ्यता। वैदिक कल्चर को भी आद्य ऐतिहासिक में डाला जाता है, आद्य ऐतिहासिक में गणना किया जाता है, क्योंकि जो वैदिक साहित्य थे एक श्रुति साहित्य थे। श्रुति साहित्य कहने का मतलब जो सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी बाद में उसका लेखन किया जाता है उसे। तो ये वैदिक साहित्य जो थे, हम ज़्यादातर जो लेखन कार्य हुआ,
जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक जो भी हैं, तो वो लिखे गए हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो इसलिए इसे भी आद्य ऐतिहासिक काल में डाला जाता है। ऐतिहासिक काल महाजनपद काल अर्थात 600 BC से वर्तमान काल तक इसका काल है, ऐतिहासिक काल का। ठीक है, जिसका साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य सब कुछ अवेलेबल है, जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं का सही से अध्ययन कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तब यदि प्रागैतिहासिक काल में हम देखें तो आते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल प्रागैतिहासिक कालों में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यदि हम ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि यदि हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसे त्रियुगपत्ति के आधार पर पढ़ा जाता है। यदि इसे फिलहाल अभी छोड़ दें तो त्रियुगपत्ति के आधार पर पढ़ा जाता है। पत्ति में क्या क्या आता थे? 3 काल थे। एक काल था प्रस्तर युग। प्रस्तर युग कहने का मतलब होता है कि पाषाण काल। ठीक है, उसी को प्रागैतिहासिक भी बोलते हैं। और एक था ताम्र पाषाण और एक था लौह युग। लौह युग को ही हम महापाषाण काल बोलते हैं, जो दक्षिण भारत में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लौह युग त्रियुगपत्ति के आधार पर किया जाता है। तो यदि हम पूरा प्रागैतिहासिक काल को फिर हम देखते हैं तो एक 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का कालक्रम है 25 लाख से 10,000 BC और मध्य पाषाण काल का है 8,000 से 4,000 BC। थोड़ा सा डेट का क्रमबद्धता नहीं रहेगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एक अलग है, बाद में समझाया जाएगा। और नव पाषाण काल का है 9,000 से 1,000 BC। समझ गए? जैसे प्रागैतिहासिक काल 3 खंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, और कालक्रम देख लीजिए। और फिर यदि हम पूरा पाषाण काल को देखें तो ये पुनः 3 कालखंडों में बटा हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो डेट है 25 लाख से 9 लाख BC है, 25 लाख से 9 लाख BC। और मध्य पूरा पाषाण काल का है 9 लाख से 40,000 BC। और उच्च पूरा पाषाण काल का है 40,000 से 10,000 BC। ये जो हम लोग कालक्रम का जो खंडन किए हैं या विभक्तिकरण किए हैं, उसका आधार मुख्यतः है उपकरण निर्माण अर्थात तकनीक परिवर्तन। और यही तकनीक परिवर्तन हमें उस समय के आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन का मुख्य कारण यही है तकनीक। और इसी तकनीक के परिवर्तन के वजह से हमें 3 कालखंडों में बांटते हैं इसे। ठीक है, तो त्रियुगपत्ति तो आप समझ गए, 3 कालखंडों में बांटा गया था, प्रस्तर युग, ताम्र युग और लौह युग, अर्थात महापाषाण काल। सर्वप्रथम जॉन लुवाक ने, यदि हम प्रागैतिहासिक काल को भी देखें तो पहले 3 कालखंड नहीं थे, सर्वप्रथम 2 ही कालखंड थे, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि बांटे थे जॉन लुवाक ने। पुनः स्टुअर्ट लॉटेट ने प्राणी समूह और तकनीकी परिवर्तन के आधार पर इसे 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल एक आ जाते हैं सर। ठीक है, मध्य पाषाण काल, जैसे पहले सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन स्टुअर्ट लॉटेट नामक इतिहासकार ने प्राणी समूह और तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एक संक्रमण की अवस्था, जिसे कि मध्य पाषाण काल बोलते हैं, उससे हमें परिचय कराया। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये किस युग में आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी बन चुका है। तो ये नियोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी युग के प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग से संबंधित है। नियोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी युग के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग से संबंधित है। प्लीस्टोसीन युग बोला जाता है हिम युग, जो कि उस समय के बहुत अधिकतर जगह बर्फ हुआ ही करते थे, अत्यधिक ठंड हुआ करते थे। उस समय ज़्यादातर जीव जंतु हुआ करते थे, बड़े बड़े आकार के हुआ करते थे, हाथी के आकार के, जैसे उसे मैमथ बोला जाता था। और जो हाथी, वर्तमान हाथी देखते हैं उस तरह का नहीं हुआ करता था, उस पर भी बाल हुआ करते थे हाथी के ऊपर। तो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे उस समय, जो मानव हुआ करते थे। तो
उस बड़े बड़े जानवर को मारने के लिए बड़े बड़े उपकरण का उपयोग किया करते थे, जिससे कि हम उसे कोर उपकरण बोलते हैं। तो कोर उपकरण में भी आते हैं, कई आते हैं, खंडक, विदारनी, खुरचनी और हैंडेक्स और चापर, चेपिंग, पेबुल, ये सब कुछ उपकरण हैं जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले फिर आते हैं इसके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, 3 कालखंडों में बांटे थे पुरापाषाण काल को। उसे ही पहला पे अभी हम जाएं निम्न पुरापाषाण काल पे। ये जो उपकरण हुआ करते थे भौंडी आकृति के हुआ करते थे, मतलब बेडौल हुआ करते थे, इसका कोई निश्चित आकार नहीं था। ठीक है, तो ये वही जो अभी बता रहे थे, चापर, चोपिंग, पेबुल, जो उपकरण का नाम है उसे वो उसका यूज किया करते थे। और एक हैंडेक्स, हैंडेक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, ये मिला था पलवरम से, पलवरम, पलवरम मद्रास से। एक और है अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम से भी, अतिरम्पक्कम से भी मिला था ये हैंडेक्स। इसे हम कोर उपकरण भी बोला करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोर उपकरण में क्या क्या आ गया, इसको सब समूह में हम कोर उपकरण बोला जाता है। तो कोर उपकरण में क्या क्या आ जाते हैं, चापर, चोपिंग, पेबुल, हैंडेक्स, विदारनिया, बेधनी, खुरचनी। ठीक है, ये सब उस समय के निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण थे। और कच्चा माल के तौर पे क्वार्जाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यही फिर उपकरण निर्माण में ही तकनीकी परिवर्तन होता है और उपकरण सुधार होता है, जिसके आधार पे मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन आता है। ठीक है, यदि हम क्षेत्र को देखें निम्न पुरापाषाण काल को, तो ये लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये मध्य गंगा क्षेत्र में नहीं थे। ठीक है, मध्य गंगा क्षेत्र जैसे दोआब क्षेत्र हो गए, ज़्यादातर यूपी के क्षेत्र हो गए, तो उसमें ये निम्न पुरापाषाण काल का स्थल नहीं थे। एक अपवाद है, वो है कालसी। कालसी से निम्न पुरापाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये तो हो गए उपकरण हो गए और क्षेत्र हो गए, कहाँ कहाँ हुआ करता था। निम्न पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। इससे पहले तो लोग कच्चे मांस का भक्षण करते थे, जीव जंतुओं का मांस भक्षण करते थे, कच्चे मांस का भी, और जंगली जो कंदमूल होते थे उसे ही खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आग के आविष्कार हो जाने से इन्होंने वो आग पे भुना हुआ खाना खाने लगे। लेकिन उतना भी सुव्यवस्थित नहीं था कि कोई रसोई घर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे ही आग का आविष्कार हुआ और वैसे ही सिर्फ आग पे ही भूनकर मांस को पकाकर खा लेते थे। ठीक है, यदि हम मध्य पुरापाषाण काल में जा रहे हैं, मध्य पुरापाषाण काल, तो इसमें थोड़ा सा तकनीकी सुधार हुआ। तकनीक सुधार के आधार पर हम काल का विभाजन करते हैं और उसका परिवर्तन देखते हैं। तो सर्वप्रमुख सबसे मेन चीज़ यही है, तकनीकी परिवर्तन। तो तकनीकी सुधार हुआ, तो इसमें आया बेधनी, छेदनी, खुरचनी। इसे हम शल्क उपकरण भी बोलते हैं। ठीक है, बेधनी, छेदनी, खुरचनी, इसे शल्क उपकरण कहते हैं। थोड़ा सा उसको तराशा गया, जैसे पहले बेडौल हुआ करता था ना, तो बेडौल उपकरण हुआ करता था, तो उसको थोड़ा तराशा गया, थोड़ा धारदार बनाया गया। तो वही है बेधनी, छेदनी और खुरचनी। इसे हम शल्क उपकरण बोलते हैं। और कच्चे माल के तौर पे हमें चट, जैस्पर और फ्लिंट, चट, जैस्पर और फ्लिंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चट, जैस्पर और फ्लिंट, ये हो गया मध्य पुरापाषाण काल। अब हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। आशा है आप लोग सब पूरे समझ गए होंगे। वैसे अब आते उच्च पुरापाषाण काल में। पुनः हम उच्च पुरापाषाण काल को देखते हैं। इसका जो कालक्रम है 40,000 BC टू 10,000 BC। ठीक है, इसका कालक्रम ये है। ये आया तकनीकी परिवर्तन के आधार पर, तकनीकी परिवर्तन हुआ, तकनीकी सुधार हुआ,
मध्य पुरापाषाण काल के बाद उच्च पुरापाषाण काल देखते हैं। इस समय हमें उपकरण अत्यधिक धारदार होने लगे। जैसे पहले निम्न पुरापाषाण काल में बेडौल आकृति के हुआ करते थे, कोर उपकरण हुआ करते थे, और मध्य पुरापाषाण काल में जो सल्क उपकरण का यूज किया जाता था, इस समय ब्लेड का यूज होने जाने लगा। ब्लेड कहने का मतलब जो पत्थर के ही हुआ करते थे लंबे लंबे, उसे ही तराशा जाता था, दोनों तरफ से काट कर एक धारदार बनाया जाता था, जिससे कि पशु पक्षियों का जो शिकार है उसे आसानी से किया जा सके और सुविधापूर्वक उसे मार सकें। ठीक है। और फिर इन तकनीकों के परिवर्तन के आधार पर जो विकास हुआ, जिसके कारण इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। संख्या अर्थात जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और स्थल में भी वृद्धि हुई। ठीक है। जैसे जैसे खाद्यान्नों को उपलब्धता बढ़ती है तो उसी के अनुसार जनसंख्या भी बढ़ता है, ऐसा देखने को मिलता है। और ये वर्तमान में भी तार्किक लगता है, क्योंकि जैसे ही खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती ही है। और उस समय चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था। चकमक याद रखिएगा, चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये अफगानिस्तान के संघाव केव में स्थल है। संघाव केव अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और चौपानी मांडो, जहाँ से चाक का भी आविष्कार हुआ था, इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद इस क्षेत्र को बोलते हैं सोहन घाट, क्या बोलते हैं, बेलन घाटी। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला स्थल है। और एमपी में भीमबेटका। यहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल के से संबंधित उपकरण और वहाँ से संबंधित मानवीय गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। कौन कौन थे? अफगानिस्तान में संघाव केव, और आंध्र प्रदेश में बेटम चेरला, और रेनीगुंटा। यहाँ से उपकरण और उनसे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ठीक है। और चौपानी मांडो इलाहाबाद में बेलन घाटी में हुआ करते थे, वहाँ से भी साक्ष्य मिला है। और एमपी में भीमबेटका आर्थिक सामाजिक विवरण प्रस्तुत करता है। आरंभिक मानव की राजनीतिक आर्थिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या है, मुख्यतः ये है कि शिकार करते हुए एक गुफा है भीमबेटका। भोपाल से यदि हम जाते हैं, एक रायसेन जिला पड़ता है, रायसेन जिले में ही भीमबेटका है। तो भीमबेटका में हमें एक गुफा मिलता है। वो गुफा है, पहाड़ को काटकर बनाया गया है। तो एक गुफा में एक जानवरों का शिकार करते हुए चारों तरफ से भाला लेकर, उसी का एक चित्रण है भीमबेटका में, चित्रकला का नमूना। उससे हमें पता चलता है कि उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, उनका जीवन यापन का सोर्स क्या था। तो उसमें शिकार करते हुए चित्रण किया गया है। ये तो हो गया, या हम पुरापाषाण काल का सब देख लिए। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मुख्य चीज़ें हैं उपकरण के आधार पर ही तकनीकी परिवर्तन हुआ, और तकनीक के परिवर्तन के आधार पर खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ी, और खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ने की वजह से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि हुई, और हम बाद में देखेंगे कौन कौन से स्थल हैं सभी में, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अब हम इस काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। पुरापाषाण काल का जीवन शैली में क्या क्या आ जाते हैं? खान पान। ठीक है। अर्थात खान पान इस समय क्या था कि ये पूर्णतः खानाबदोश हुआ करते थे। इनका कोई रहने का कोई अस्थायी आवास नहीं था, या कोई समूह में रहा करते थे। बस इनका एक बैंड सोसाइटी था। बैंड सोसाइटी कहने का मतलब 30 से 40 लोग हुआ करते थे, और पूर्णतः ये
जंगली कंदमूल और कच्चे मांस के भक्षण पर निर्भर हुआ करते थे। पुनः आग की खोज ने इन्होंने पके आग पे भूनकर खाना स्टार्ट कर दिया मांस को। ठीक है, तो खान पान थे पूर्णतः, तो ये तो खाना बदोश थे, खाना बदोश जंगली। और रहन सहन था, ये गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में और पेड़ के नीचे। उन्होंने अपना आवास का निर्माण भी उस समय तक नहीं किया था। ठीक है, यदि हम परिवार की कॉन्सेप्ट पे देखें तो इस समय परिवार की का जो संकल्पना है पूर्ण रूप से नहीं आया था, ये आता है मध्य पाषाण काल से। परिवार का कॉन्सेप्ट उस समय सुस्पष्ट नहीं था। ठीक है, परिवार का नहीं था। यदि हम राजनीतिक पे जाएं तो पूर्णतः अपने समाज में ये समानता का दृष्टिकोण दिखता है। ठीक है, समानता का दृष्टिकोण होता है, कोई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण नहीं था, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, वो पूर्ण रूप से समता में विश्वास रखते थे। और इनका कोई सरदार तंत्र था या कोई राजा था या कुछ था, ये इसका कुछ भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, यदि हम सामाजिक रूप में जाएं तो पहले से पता ही है कि परिवार का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। यदि हम मृतक संस्कार पद्धति में जाएं, मृतक संस्कार पद्धति में तो ऐसा भी कुछ नहीं था। मृतक संस्कार पद्धति भी उस समय स्पष्ट नहीं हो पाया था, कोई इसका सुस्पष्ट साक्ष्य नहीं कि उस समय मृतक पद्धति सही अवधारणा में था, क्योंकि उस समय का कोई ऐसा कब्र ये सब नहीं मिला है उस तरह का कि जो दफनाया जा सके पूरे रीति रिवाज के साथ। ऐसा मृतक संस्कार पद्धति नहीं था। ठीक है, हाँ, धार्मिक चीज़ों में कहीं कहीं कुछ कुछ मिलता है, धार्मिक और कला के क्षेत्र में, जैसे कि बागोर से मातृ देवी का मूर्ति मिलना है। ठीक है, मातृ देवी का मूर्ति मिला है। एक लोहदा नाला यूपी, यहाँ से भी मातृ देवी का मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। और एक पटने, यदि हम कला के क्षेत्र पे देखें, एक जगह पटने है मुंबई के पास। ठीक है, यहाँ से मिला शुतुरमुर्ग के अंडे पे रेखा चित्र, शुतुरमुर्ग के अंडे पर रेखा चित्र बना हुआ मिला है। ठीक है, कहाँ, जैसे बागोर में देखें कलाकृति में तो मातृ देवी की मूर्ति मिला है। लोहदा नाला से देखें यूपी में है जो कि मातृ देवी की मूर्ति मिला है। और पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पे रेखा चित्र मिला है। इतना हमें कलाकृतियाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम, यदि पूरा पाषाण काल खत्म हो चुका है, अब इसके हम स्थल देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से इससे संबंधित स्थल हैं, किन किन क्षेत्रों में, और क्या क्या वहाँ से जो हमें साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, क्या क्या हमें मिला है, वो सब हम देखा करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं, कौन कौन से मुख्य स्थल हैं। ठीक है, यदि हम कश्मीर क्षेत्र में जाते हैं तो हमें पहलगांव एक स्थल आता है। ठीक है, कश्मीर के पहलगांव आता है, यहाँ से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। जैसे एक हम पहले बता देना चाहते हैं, जितने भी स्थल हैं वहाँ से खुरचनी, बेधनी, हैंडेक्स और सल्क उपकरण, फलक उपकरण लगभग जगह से मिला है। ठीक है, लेकिन जो कुछ अलग हैं, ठीक है, कुछ विशेष कुछ अलग है, तो उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पोटवार और सोहन घाटी में हस्त कुठार मिला है। जैसे हस्त कुठार एक दो जगह से मिला है, जैसे कि एक तो हो गया सोहन घाटी में, और एक है मद्रास पलवरम और अतिरम्पक्कम से। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। हस्त कुठार मिला, हस्त कुठार मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, प्रारंभिक साक्ष्य पलवरम और अतिरम्पक्कम से ही कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। लेकिन यदि हम पोटवार है, सोहन घाटी में आता है पोटवार, और सोहन घाटी आता है पाकिस्तान में। ठीक है, ये आता है पाकिस्तान में। तो यहाँ से हमें हस्त कुठार देखने को मिलता है। सोहन घाटी में कौन स्थल है? पिंडी होब और चौतरा।
ठीक है। पोटवार एरिया में सोहन घाटी है और वहीं में पिंडी होब और चौतरा 2 स्थल हैं, वहाँ से हमें मिलते हैं हस्तकुठार, ठीक है। और राजस्थान में आता है डिडवाना, बागोर और सिंगी तालाब, ठीक है। डिडवाना, बागोर और सिंगी तालाब। बागोर से तो पता ही होगा मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और सभी स्थल से फलक उपकरण, शल्क उपकरण ये सब मिला करते हैं, ठीक है। बेधनी, छेदनी, क्या बोलते हैं, खंडक उपकरण। और एमपी में यदि हम देखते हैं तो 1-2 जगह है मेनतः, एक हथनौड़ा है और एक है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में हम कुछ पहले ही बताए थे। वहाँ से गुफा में एक शिकार करते हुए जानवर का शिकार करते हुए चित्र का अंकन किया गया है, ठीक है। तो यदि हम हथनौड़ा में देखें तो वहाँ से मानव खोपड़ी मिला है। यूपी में आता है मानव खोपड़ी। यदि यूपी में हम देखें, उत्तर प्रदेश में तो एक मिर्ज़ापुर है इलाहाबाद के पास, और लोहदा नाला, दोनों है बेलन घाटी में, याद रखिएगा बेलन घाटी। इलाहाबाद वाले एरिया को उस समय जो प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं जो भी स्थल, वो बेलन घाटी से संबोधित किया जाता है। और सोहन घाटी पाकिस्तान, ठीक है। और महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन स्थल थे, तो नेवासा है, शिकारपुर है, चंदौली है और बोरी है। वास्तव में जो नेवासा है ये उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है। उच्च पुरापाषाण काल का ये प्रारूप स्थल माना जाता है, मतलब मुख्य स्थल माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल का। शिकारपुर है, चंदौली है, बोरी है। बोरी के बारे में हम जानते हैं, बोरी जो है पूरे भारत में सबसे पहले मानव की जो हड्डियां होती है ना, सबसे पहले बोरी से ही मिलता है। यदि सबसे पुराना यदि हम जीवाश्म देखें मानव का, तो हमें बोरी से ही मिलता है, ठीक है। अब उड़ीसा में जाते हैं तो मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज स्थल उड़ीसा में था, ठीक है। यदि मद्रास में देखें तो वहाँ पे हैंडेस संस्कृति देखने को मिलता है, जो कि पहले बता चुके थे आपको, अतिरम्पक्कम और पलवरम से। यदि आप मैप में देखना चाहते हैं तो सोहन घाटी हो गया पाकिस्तान, बेलन घाटी इलाहाबाद के एरिया में, यहाँ पे 2-3 स्थल हैं, चौपानी मांडो है, लोहदा नाला है, ठीक है। और यह मद्रास के एरिया में अतिरम्पक्कम और पलवरम, जहाँ से हमें क्या मिला, हैंडेक्स। हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, ठीक है। तो लगभग पूरा पाषाण काल समाप्त हो चुका है। अब हम आएंगे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल खत्म हो चुका, मध्य पाषाण काल में, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश करेंगे।